इस कहानी के पिछले पार्ट में आपने देखा कि पराग अपनी माँ की खराब तबीयत के चलते दिल्ली से 10 साल के बाद अपने गांव वापस आता है। पराग की माँ और दादी उसको समझाते हैं कि गांव में उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उसके परिवार पर एक सालों पुराना श्राप चढ़ा हुआ है। लेकिन पराग अपनी माँ और दादी की बातों को सीरियसली नहीं लेता है और अगले 1 महीने तक गांव में ही रुकने का फैसला लेता है। और इसी दौरान पराग की मुलाकात सर्पिका नाम की एक लड़की से होती है। चलिए अब देखते हैं कि आगे इस कहानी में और क्या होने वाला है। ये कहानी मैं पराग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। सर्पिका से मिलना और उससे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन रोज रोज उससे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो एक बहुत ही अजीब लड़की थी जिसको दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता हूँ। अच्छा, वो क्या होता है? तुम्हें सच में सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है इस बारे में नहीं पता? हाँ, मैं जानता था कि वो एक गांव की लड़की थी, लेकिन फिर भी आज के जमाने में किसी को इतनी आम बातें ना पता हों, ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। और सबसे अनोखी बात तो मुझे ये लगती थी कि सर्पिका के पास एक मोबाइल फोन तक नहीं था, जबकि अब तो गांव में भी हर कोई मोबाइल फोन यूज करता है। जब एक शाम मैं और सर्पिका एक लॉन्ग ड्राइव से वापस आ रहे थे, तो मैंने सर्पिका से कहा, सर्पिका, काफी अंधेरा होने को आया है, चलो आज मैं तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ कर आऊंगा। नहीं नहीं पराग, मेरे घर वालों ने अगर मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। तुम मुझे उस खेत वाली सड़क पर ही उतारना, मैं वहां से पैदल चली जाऊंगी। अच्छा, ऐसा क्या? चलो फिर ठीक है। मुझे सर्पिका से मिलते हुए तकरीबन 20 दिन हो चुके थे और मैं उसको बेहद पसंद करने लगा था, लेकिन वो कभी भी मुझे अपने परिवार के बारे में या उसका घर कहाँ है इस बारे में कुछ नहीं बताती थी। और इसीलिए उस शाम भी मैंने सर्पिका को खेतों के बीच में से गुजरती हुई उस पतली सी सड़क पर हर रोज की तरह उतारा और फिर वहां से निकल गया। ऐसा कैसे चलेगा? गांव में रहते हुए मुझे 25 दिन हो चुके हैं और 6 दिन के बाद मुझे वापस दिल्ली भी जाना है। मुझे मेरे घर वालों को जल्द से जल्द मेरे और सर्पिका के बारे में बताना होगा और फिर सर्पिका के घर वालों से भी हमारी शादी की बात करनी पड़ेगी। क्यों ना मैं परसों अपने जन्मदिन के मौके पर ही सर्पिका के घर वालों से मिल लूं। ऐसे शुभ काम के लिए एक शुभ दिन ही अच्छा रहेगा। घर पहुंचकर मैंने सबके साथ डिनर किया और फिर मैं मेरे कमरे में सोने चला गया। परसों मेरा जन्मदिन है, सो मैं कल सर्पिका से मिलकर उसको अपने दिल की बात कह दूंगा और परसों मेरे जन्मदिन के मौके पर उसके घर जाकर उसके परिवार वालों से उसका हाथ भी मांग लूंगा। और फिर इन्हीं सब विचारों के साथ जल्दी ही मैं सो गया। अगली दोपहर मैं तैयार होकर एक बार फिर सर्पिका से मिलने के लिए निकल गया। वो रोज मुझसे दोपहर के 12 बजे के करीब खेतों वाली पतली सड़क पर ही मिला करती थी। मैं सर्पिका से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था और उसी सड़क पर धीमी गति में आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक मुझे उस सड़क के बीचों बीच कुछ हलचल होती हुई दिखाई दी। 3 आदमी लकड़ी के डंडों से एक सांप को मारने की कोशिश कर रहे थे कि तभी मैंने अपनी गाड़ी उनके सामने ले जाकर रोकी और तुरंत ही गाड़ी से उतरकर उनकी तरफ भागा। अरे अरे रुको, ये क्या कर रहे हो? बाबूजी, ये सांप हमारे खेतों में घुस जाते हैं, किसी दिन हमें काट लिया तो जान पर बनाएगी, इनको मार देना ही बेहतर है। तुम्हारी ये बात एकदम गलत है। क्या तुम्हें पता नहीं ये सांप हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में कितनी मदद करते हैं? हर साल कितने किसानों की फसल तो चूहे ही खा जाते हैं। अगर ये सांप ना रहे तो देखना चूहों की भरमार होने पर तुम्हारी फसल कैसे बर्बाद हो जाएगी। और तो और नाग देवता तो शिव जी के कितने प्रिय होते हैं, इनकी जान लेकर क्यों अपने सर पर पाप ले रहे हो?
ये बात तो सही कही आपने बाबूजी। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हमें माफ करना बाबूजी। जिस सांप को वो किसान मार रहे थे वो बुरी तरह घायल हो गया था, पर फिर भी किसी तरह उसकी जान बच गई थी और वो रेंगता हुआ खेतों में वापस चला गया। मैं भी वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और सर्पिका का इंतजार करने लगा। लेकिन पूरे 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी सर्पिका वहां पर नहीं आई। पता नहीं आज सर्पिका को क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर वालों ने आज उसको घर से बाहर निकलने ना दिया हो। मैंने आधे घंटे तक और इंतजार किया और फिर मैं उदास और हताश वापस अपने घर लौट आया। पता नहीं आज सर्पिका को क्या हुआ। मैं दिन भर उदास रहा और रात को डिनर करने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। कुछ ही देर में 12 बजने वाले हैं और मेरा जन्मदिन भी शुरू होने वाला है। सोचा था कि आज सर्पिका को अपने दिल की बात बताऊंगा और कल उसके परिवार से मिलकर उसका हाथ मांग लूंगा, लेकिन सारा प्लान ही चौपट हो गया। घड़ी में 12 बजते ही मुझे मेरे दोस्तों के कॉल्स भी आने लगे। अरे थैंक्स रोहित भाई। नहीं यार, अभी तक मैंने कोई केक नहीं काटा। रात के 12 बजे केक काटने का कल्चर शहरों में ही है। यहाँ गांव में तो सब 9 बजे ही सो जाते हैं। मैं मेरे दिल्ली वाले दोस्त रोहित से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक मेरे कमरे की खिड़की के बाहर एक हलचल हुई। रोहित, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। हाँ चल बाय। और मैं जैसे ही खिड़की के पास गया मैंने सर्पिका को मेरे सामने खड़ा पाया। सर्पिका, तुम? अरे ये कैसा सरप्राइज दे दिया तुमने मुझे। इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? और मेरे घर के बारे में तुम्हें पता कैसे चला? सब कुछ बाहर ही खड़े रह के बताऊं क्या? अंदर नहीं बुलाओगे मुझे? अरे हाँ, तुम अंदर आओ। मुझे तुम्हें देखकर जो खुशी मिल रही है मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता सर्पिका। जानती हो, आज मेरे लिए बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। मैं जानती हूँ पराग। तुम जानती हो, पर मैंने तो तुम्हें इस बारे में कभी नहीं बताया। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन मैं जानती हूँ कि आज से 25 साल पहले इसी घर में तुम्हारा जन्म हुआ था। जिस दिन तुम पैदा हुए थे उसी दिन से मैं तुमको देखती आ रही हूँ पराग। और मैंने हर दिन इंतजार किया कि कब तुम 25 साल के होगे और कब मैं तुम्हें डसकर अपने जहर से तुम्हें मार डालूंगी। सर्पिका का ऐसा रूप देखकर मैं बुरी तरह डर गया था और मैं चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा शरीर अचानक से एक चंगुल में जकड़ गया और मेरी आंखों के आगे एक अंधेरा सा छा गया। वो अंधेरा पता नहीं कब तक रहा, पर फिर मुझे सुनाई देने लगी मेरी रोती हुई माँ और बहनों की आवाजें। और तभी मेरी आंख खुल गई। भाई जिंदा है, देखो माँ, भाई जिंदा है। हे भगवान, शुक्र है तेरा। माँ, क्या हुआ? और सर्पिका किधर है? जो मेरा परिवार अभी तक रो रहा था, अब उनके चेहरों पर एक खुशी की लहर दौड़ रही थी। मैंने मौत को हरा दिया था और जब घर का माहौल शांत हुआ तब मुझे मेरी जेब में एक चिट्ठी पड़ी हुई मिली। प्रिय पराग, मैं जानती हूँ कि जिस दिन तुम मुझे पहली बार मिले उसी दिन से तुम मुझसे प्यार करने लगे थे, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि वो मेरा बिछाया हुआ बस एक जाल था और मैंने तुम्हारे परिवार से हमेशा सिर्फ नफरत ही करी है। और इस नफरत का कारण है तुम्हारे परदादा, जिन्होंने आज से 65 साल पहले अपना घर बनवाने के लिए मेरे परिवार के 15 सदस्यों की हत्या कर दी थी। हमारा इच्छाधारी नागों का परिवार इसी जमीन पर रहता था जहां पर अब तुम्हारा ये घर बना हुआ है।
जिस दिन तुम्हारे परदादा इस घर की नींव रखवा रहे थे। मालिक, जमीन की खुदाई करने पर नागों का एक घर मिला है। शायद उसमें कई सारे नाग हैं। उनका क्या करना है? मार डालो। ये सांप अगर मेरे परिवार के आसपास रहे तो हमें डस लेंगे। मजदूरों ने तुम्हारे परदादा के कहने पर मेरे पूरे परिवार को आग में जलाकर मार डाला, लेकिन मैं और मेरे घायल पिताजी हम वहां से भागने में कामयाब हो गए थे। कुलभूषण, तूने मेरे परिवार के 15 सदस्यों को जलाकर मार डाला, पर मैं और मेरी एक बेटी तेरी इस हैवानियत से बचकर निकल गए हैं। मैं तुझे श्राप देता हूँ। तूने जो मेरे परिवार के साथ किया वैसा ही कुछ तेरे परिवार के साथ भी होगा। तेरी अगली 15 पीढ़ियों तक तेरे घर में जब जब एक बेटा पैदा होगा उसे उसके 25वें जन्मदिन पर मेरी बेटी डसकर मार डालेगी। नहीं नाग महाराज, मुझे इतना भयानक श्राप मत दीजिए। तुम्हारे परदादा ने मेरे पिताजी से कई मिन्नतें करी, लेकिन वो नहीं माने और इसी तरह तुम्हारे परिवार पर सर्प श्राप चढ़ा, जिससे पहले तुम्हारे दादा और फिर तुम्हारे पिता भी 25 साल के होते ही मारे गए। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि उन दोनों को मैंने ही मारा था, क्योंकि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ जो कि 1000 साल तक जी सकती है। आज तुम्हारे 25वें जन्मदिन पर मुझे तुम्हें भी डसकर मौत के घाट उतार देना था, लेकिन कल जब मैं तुमसे मिलने आ रही थी तो मैंने तुम्हें एक निर्दोष सांप की जान बचाते हुए देखा। वैसे नियति तो यही कहती है कि मैं अपने पिताजी को दिए हुए वचन को निभाते हुए तुम्हें भी अपने जहर से मौत के घाट उतार दूं। लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि जब तुम्हारा दिल तुम्हारे परदादा जैसा कठोर नहीं बल्कि बहुत ही नेक है, तो मैं तुम्हें सजा क्यों दूं? और इसीलिए आज मैंने ये बहुत ही कठिन फैसला लिया है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी और तुम्हें एक खुशहाल जिंदगी जीने का मौका दूंगी। लेकिन मुझसे एक वादा करो पराग कि तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी हमेशा नेक दिली सिखाओगे और वो कभी भी किसी जीव को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी शिक्षा दोगे। और याद रखना, अगर तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों को नेक दिली ना सिखा सके तो इस नागिन का श्राप वापस लौट कर आएगा और उनकी जिंदगी पर मौत बनकर बरसेगा। सर्पिका का वो खत पढ़कर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने खुद से वचन लिया, हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा अपनी आने वाली पीढ़ियों को नेक दिली सिखाऊंगा। मुझे मेरे जन्मदिन पर जिंदगी का तोहफा देने के लिए शुक्रिया सर्पिका।